एक इंसान तब कामयाबी की इंतहाओं को छू लेता है जब वो इस चीज़ का जवाब पा लेता है कि वो कौन है, वो क्यों है और उसे किन मकासद के लिए पैदा किया गया है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं उन्होंने इन चीज़ों का जवाब पा लिया था। और जब आपको किसी चीज़ का जवाब पाना होता है तो उसके साथ स्टक करना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है। और इल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा है वो भी ज़्यादा इसी खुदी की तलाश, खुदी की पहचान के ऊपर है, जितना भी इल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा है। 1943 में एक और साइकोलॉजिस्ट गुजरा था जिसका नाम है अब्राहम मास्लो। 1943 में उसने एक थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। उसके अंदर उसने प्रपोज किया मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जो बाद में उसने 1954 में अपनी बुक पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन में उसको फुली डिस्क्राइब किया। वो कहता है कि इंसान की मोटिवेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और वो लेवल जो हैं वो इंसान की नीड्स के ऊपर रिलाई करते हैं। वो इसको एक ट्रायंगल की शेप में बनाता है। वो कहता है कि इंसान की डिफरेंट नीड्स होती हैं जो उसकी मोटिवेशन का सबब बनती हैं। सबसे वो बेस पे रखता है, वो कहता है इंसान की होती हैं, सबसे पहले आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स, वो कहते हैं सबसे पहले इंसान की आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिनके अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, पानी और हवा, ये इंसान की बेसिक नीड्स हैं कि उसे खाना चाहिए, सर छुपाने के लिए छत चाहिए, उसे अपना जिस्म ढांपने के लिए कपड़े चाहिए, पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। ये उसने इनको रखा कि ये इंसान की है फिजियोलॉजिकल नीड्स। और बाद इंसानों की सिर्फ मोटिवेशन यही होती है कि यार खाना मिल जाए, रहने को जगह मिल जाए, पीने को पानी मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए। ये सलाहियत जानवरों में भी होती है। वो कहता है ये पहला लेवल होता है मोटिवेशन का। वो दूसरे लेवल पे आता है, वो कहता है इंसान की मोटिवेशन का जो दूसरा लेवल है वो होता है उसकी सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स। सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स। वो कहता है कि मैं सिक्योर रहूं, मेरी फैमिली सिक्योर रहे, अगर मेरी जॉब है तो मेरी जॉब सेफ रहे, कोई मेरे टीचर को ये ना कह दे कि यार ये तो काम ही नहीं करता, मेरे बॉस को ना कह दे मुझे नौकरी से ना निकाल दें, टेंशन रहती है। कोई मेरा बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए, मेरा बिजनेस सिक्योर रहे, मेरे घर वाले सिक्योर रहे, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, कोई बंदा ना छीन ले। हैं आजकल इसके पीछे कत्ल हो रहे हैं पाकिस्तान में लोग। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वीडियो एक आई हुई थी, ताया और उसके बेटे ने मिलकर चचा और उसके बेटे को कत्ल कर दिया, जायदाद के पीछे गोलियों से भून दिया सामने, पूरी फैमिली के सामने। तो ये मादी चीज़ें हैं। इंसान की आती हैं सिक्योरिटी नीड्स आती हैं कि मैं सेफ रहूं, मेरी फैमिली सेफ रहे, मेरे घर सेफ रहे, मेरी प्रॉपर्टी सेफ रहे, मेरा बिजनेस है वो सेफ रहे, मेरी जॉब है वो सेफ रहे। ये सारी सेफ्टी नीड्स में आ जाती हैं। अच्छा, वो कहते हैं इससे ऊपर का जो लेवल होता है मोटिवेशन का वो है लव एंड बिलोंगिंग्स। लव एंड बिलोंगिंग्स। अब बिलोंगिंग्स लव में क्या आ गया? आपकी फैमिली आ गई, आपके फ्रेंड्स आ गए, आपका लाइफ पार्टनर आ गया। वो कहते हैं ये चीज़ें इंसान के एक मोटिवेशन का लेवल होती हैं कि उसकी फैमिली हो, उसके मिलने जुलने वाले लोग हों, उसे कोई प्यार करने वाली हो, कोई प्यार करने वाला हो। तो यानी कि लाइफ पार्टनर, स्पाउस हो सकता है, उसका हस्बैंड, वाइफ, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये एक मोटिवेशन का लेक्चर है। अब ये देखें कि जितनी भी हम ये चीज़ें यहाँ लिख रहे हैं वो आप फील कर रहे होंगे कि वाकई वो इंसान की नीड होती हैं आजकल के दौर में, कि उसे ये चीज़ें भी चाहिए, उसे ये चीज़ें भी चाहिए, उसे ये भी चाहिए। कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता, हर इंसान को किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। हर इंसान को किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। वो कहते नहीं है इल्लामा इकबाल के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करो बयां। तो हर इंसान को एक इंसान की ज़रूरत होती है, अकेला नहीं रह सकता, इंसान पागल हो जाए अगर अकेला रहे। इसलिए मुआशरा तश्कील दिया है इस्लाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इंसानियत का। अब इससे ऊपर वो जो कहता है वो लेवल है, वो है इस्टीम। अब इसको सेल्फ इस्टीम कह लें या इस्टीम कह लें। जो ऊपर वाला लेवल है कि वो चाहता है कि मेरी रिकॉग्निशन हो, मुझे लोग जाने, मुझे सलूट करें, ओ जी चोई साहब जा रहे ने, ओ जी मलक साहब जा रहे ने, हैं ऐसे होता है ना। जहाँ जहाँ लोग पहचान करें, कापियाँ पेंसिलें लेके पीछे पीछे घूमन, पर मियाँ साहब ऑटोग्राफ दे दो,
किवें मियाँ साहब? अच्छा, ये इंसान के मोटिवेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि जो उसकी नीड्स हैं वो उसकी मोटिवेशन बनती है। और वो कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है, सबसे ऊपर वाला लेवल होता है, वो दरअसल उसकी नीड्स के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा होता, वो उसकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिलाय कर रहा होता है। वो इन मादी चीज़ों से मावरा होता है सारी, ये जो हमने लिखी हैं, जिनके पीछे आज सारी दुनिया में दंगा फसाद मचा हुआ है। वो कहते हैं वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद की पहचान कि मैं क्या हूं, मुझे क्यों भेजा गया, क्या मकासद है। दुनिया में जितने भी अजीम लोग हैं ना, जितने भी अजीम लोग हैं जिनको आज हम पढ़ते हैं, उन्होंने इस चीज़ को पहचान लिया था कि वो क्या है, उन्हें क्यों भेजा गया। अबू बिन अदहम एक बादशाह थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने बादशाह छोड़कर ना फ़कीरी इख्तियार कर ली थी। वो जंगल में लोगों की मदद भी करते, अल्लाह का जिक्र भी करते, लोगों की हेल्प भी करते। अब एक दिन एक वज़ीर का वहाँ से गुजर हुआ, उसने कहा हुजूर क्या अजीब मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम, बादशाहत थी उसको लात मार दी, इधर आके बैठे हैं। उसने कहा चले आ फिर तुझे दिखाता हूँ सल्तनत क्या होती है। वो उसको लेके चल पड़े। एक नदी आई, उन्होंने नदी के अंदर अपनी सुई फेंक दी अबू बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। उन्होंने कहा मेरी सुई मुझे वापस दी जाए। नदी को हुक्म दे रहे हैं कि मेरी सुई मुझे वापस दी जाए। देखो इतनी सारी मछलियाँ, मुंह के अंदर सोने की सुइयाँ दबाई हुई आ गई। उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे मेरी सुई चाहिए। सारी मछलियाँ अंदर गई, एक और मछली उनकी लोहे की सुई लेके बाहर आ गई। उन्होंने वो सुई ले ली उसके मुंह से। उन्होंने कहा चल या बता वो वाली बादशाहत ज़्यादा अजीम है या ये वाली बादशाहत ज़्यादा अजीम है। ये होती है खुदी की पहचान। और इसी को इल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि खुदा बंदे से पूछे कि भाई अब तू इस लेवल पे आ गया कि अब मुझे बता कि तू क्या चाहता क्या है। ये पहचान होती है। आपको पता है जितने भी साइंटिस्ट हैं वो एक चीज़ के पीछे लग जाते थे और इतने वाक़यात हैं जहाँ नेचर ने उन्हें सपोर्ट किया है। नेचर ने सपोर्ट किया कि कभी एकदम से कोई चीज़ गिरी, कोई क्या कहते हैं सोल्यूशन किसी और सोल्यूशन में गिर गया और जो उनकी डिज़ायर चीज़ थी वो बन के बाहर आ गई। ये बहुत सारे साइंटिस्ट के वाक़यात में हुआ क्योंकि 10-10 साल वो सवाल के पीछे लगे रहते थे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और नेचर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को समझें कि मैं क्या हूँ, अंडरस्टैंड करें, नेचर को समझें कि नेचर क्या है। हम पता क्या करते हैं, हम अपनी सलाहियतों को नहीं बढ़ाते, हम चाहते हैं कि हमारी मंजिल नीचे हो जाए, सलाहियतें नहीं बढ़ाना चाहते। जो कुदरत हमें निकालती है ना मुश्किलात से, परेशानियों से, वो दरअसल हमारी तरबियत हो रही होती है ताकि हमारा एक्सपोजर बढ़े, ताकि हमारा एक्सपीरियंस बढ़े, ताकि हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़े, ताकि हम अपनी मंजिल पर जब जाएं तो पता लगे कि ये बंदा कुछ करके अपनी मंजिल तक पहुंचा है, एवं नहीं आ गया। वो कहते हैं ना छोले बेच के आ गया, तो ये छोले बेच के नहीं है, ये बंदा कुछ करके आया है, आज इसलिए यहाँ पहुँच गया। नहीं तो ऐसे पहुँच जाए, मंजिल छोटी हो जाए, वहाँ तक पहुँच जाए, कोई उससे पूछे भाई यहाँ तक आने का क्या वो है, उसे तो पता ही नहीं होगा क्योंकि रास्ता नहीं तय किया ना सख्त। तो ये इसी तरह गुजार दिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो प्लास्टिक की बोतलें और जिनसे वो बनते हैं ना आइस क्यूब बकेट्स बनती हैं, ये दाने होते हैं, इनको प्लास्टिक के, इनको पाकिस्तान में बिजनेस की जुबान में दाना कहा जाता है, प्लास्टिक दाना। अब इन दानों से अगर वो दाना कहे कि मैंने पानी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना है, तो वो इतना सा दाना होता है, वो पानी के 2 घूंट में डूब जाएगा, पता भी नहीं लगना। लेकिन वो दाना सख्तियों से गुजरता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको मेल्ट किया जाता है, उसको ज़रबें लगाई जाती हैं, उसको एक शेप में ढाला जाता है। ये क्या है? ये दरअसल उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ने के कदम है। जो मुश्किलात और परेशानियां हैं वो फिर एक बोतल में आ जाता है, एक आइस क्यूब बकेट में आ जाता है। अब वो पानी को जिस तरह चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेता है। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा ही होता है ना, जिस तरह की आइस क्यूब बकेट होती है, बर्फ उसी तरह बन के बाहर निकल आती है।
पानी उसकी मर्जी के मुताबिक ढल गया। कभी कभार हमें हालात को अपने मुताबिक ढालने के लिए हालात के अंदर ढलकर फिर उसे अपने मुताबिक ढाला जाता है। कि पहले अगर किसी हालात को आपने अपने मुताबिक ढालना है, पहले उसके मुताबिक ढलकर उसको अपने मुताबिक ढाल लो। बड़ी गहरी बात है ये। और बाज़ दफ़ा जब हम लोगों की मदद करते हैं ना, उनकी पहचान कराने में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना हमारे लिए मंजिलें आसान कर देता है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मैं अपने डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा था एज ए चीफ मीडिया सेल। तो मेरी एक अच्छी आदत थी, बुराइयाँ तो हर बंदे में बहुत होती हैं, मुझ में भी बहुत है, लेकिन एक अच्छी आदत ये थी कि किसको परेशानी होती ना, पकड़ के काउंसलिंग कर दी उसकी। आजा भाई आजा, मुझे सुना जिसकी कोई नहीं सुनता। घंटा घंटा बैठे रहे, उसकी ऐवी बातें सुनते रहे, ऐवी बातें। अब ये क्या, उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। कुछ सुनने वाला कंधा चाहिए ना। ये बड़ी चीज़ है आजकल के दौर में। लोगों को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि कोई बात करने के लिए हो भाई, किसको अपनी दुखी कहानी सुनाकर वो 2 मिनट के लिए अपने दिल को तसल्ली दे सके। वहाँ एक बच्चा था, आया, मेरी आदत थी, मैं हर 8वें 9वें दिन जाके क्लासेस का राउंड करता था, भाई किसको कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, वो काफ़ी वीक बैकग्राउंड से था। उसने बताया कि इस तरह फादर की डेथ हो गई थी, वन क्लास में था जब वो। फिर उसके बाद 5th के बाद से वो 1 2 3 के बच्चों को पढ़ा कर यूनिवर्सिटी तक पहुँचा। इमेजिन करो यार, तुम्हारी लाइफ कितनी ईजी है और उस बेचारे की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट थी। अच्छा, मैं ख़ास हमदर्दी रखता था उस बच्चे के लिए एक दिल में। वो कुदरती ऐसा हुआ कि वो बेचारा बच्चा ड्रॉप हो गया। अब वो रोने लग गया, जी मैं ड्रॉप हो गया। मैंने कहा कोई मसला नहीं, हल निकालते हैं इसका कोई। मैं टीचर के पास गया, मैंने कहा सर ऐसे करके। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, डिटेन कर देते हैं। अब मेरे लिए इज़्ज़त की बात थी, मेरे कहने पे उसको दोबारा डिपार्टमेंट में डिटेन कर दिया उन्होंने, प्रीवियस सेमेस्टर में जो नीचे सेमेस्टर आना था। अब मैं उससे पूछता रहता है कि यार तुम मुझे बता दो, अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई बच्चों के साथ ग्रुप बना देता हूँ, ताकि क्योंकि जब सारे आइडियाज़ मिलते हैं ना तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन के बाहर आती है। तो जब सारों की स्टडी के आइडियाज़ मिलेंगे तो यार एक अच्छा वो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं स्टडी अच्छी कर लेता हूँ। कुदरत का करना ऐसा, वो बेचारा फिर ड्रॉप हो गया। अब बेचारा फिर रोए, फिर इधर उधर भाग भोग। इवन कि हमारी जो डीन थी और चेयरपर्सन थी, इंतहाई नाइस खातून है, उन्होंने वीसी तक को फ़ोन किया बच्चे के पीछे कि पहले खिदमत की, उसको खाने के लिए वो दिए, फ्रूट वगैरह मुझे भी काट के दिए खुद अपने हाथ से, और उसको भी दिए। हमारी बात सुनी, फिर मुझे बता, कहा कि अगर इसकी फ़ीस का प्रॉब्लम था मुझे बताते, मैं वो करता। मैंने कहा मैम इसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। ये देखिए, ये इंसान की असमत होती है कि इतने बड़े लेवल पे बैठ के भी वो, आज मैं तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी, क्यों कर रहा हूँ कि इतने बड़े लेवल पे बैठकर भी इतनी डाउन टू अर्थ, ये इंसानी मेराज होती है, कभी बदलना नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल कोई मकाम देते, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त धड़ाम से गिराता है बंदे को। जब वो किसी मकाम पे जाके बदल जाता है ना, खुद ही की पहचान कर लेता है, और फिर वो कहता है मैं कोई चीज़ बन गया हूँ, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त धड़ाम से गिराता है, सारी नीचे से सीढ़ियाँ पहाड़ हर चीज़ खींच लेता है कि ज़मीन पर जब मुँह के बल गिरेगा तो उसको समझ आएगी कि इज़्ज़तें हमने दी थी। अच्छा खैर, उस बेचारे का नाम वो बन सका। मैंने उससे कहा मैं लेक्चर के बाद तुमसे मिलूँगा, उसके बाद तुम घर जाओगे। तो उसने कहा नहीं ईशान भाई मुझे घर जाने दे, मैं बड़ा ना, मुझे बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा आज तुम मेरी बात मानोगे, जब तक मैं लेक्चर लेकर नहीं आता तब नहीं। उसने कहा ठीक है ईशान भाई। हम कैंटीन पे बैठे, उस बेचारे ने वही स्टोरी दोबारा सुनाई, वही उसकी दुखी कहानी। देखिए दिल का बोझ हल्का करना होता है, सुना करें लोगों की बातें। उस बेचारे ने वही स्टोरी मुझे दोबारा सुनाई जो मैंने पहले 10-12 मरतबा सुनी हुई थी, लेकिन क्या उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। अब मैंने उसे कहा यार देखो, मैं इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ, मुझे 4 साल इधर लग जाने, मुझे नहीं पता मैंने इसके बाद क्या करना है। टीचर बन जाऊँगा, कहीं जॉब कर लूँगा, लेकिन यार हर इंसान की एक डेस्टिनी होती है, एक मंजिल होती है जिसको उसे ढूंढना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे साथ एहसान किया है कि तुम्हें पहले बता दिया भाई यहाँ तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, तुम किसी और जाओगी, पुट्ठे पंगे पे आए तुम, किसी और तरफ जाओ, कोई और डिपार्टमेंट देखो जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी डेस्टिनी रखी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता कि तुम मज़ीद तकलीफ में पढ़ो। उसने तुम्हें बता दिया कि ये इंग्लिश नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कोई और, जहाँ मैंने तुम्हारी मंजिल रखी है, जहाँ मैंने तुम्हें कामयाब करना है, जहाँ मैंने तुम्हें उभारना है, जहाँ सूरज बनाना है, तुम वहाँ देखो। खैर वो घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। 3-4 घंटे बैठे रहे पहले। अब मैं सोने के लिए बड़ा थका हुआ था, मैंने कहा यार थोड़ा कैलोला कर लूँ।
मैं सोने के लिए लेटा, मैं टोन बजी फ़ोन की, आज सोते सोते एक आँख खोल के मैंने जब मैसेज देखा, मैसेज आया वो शान भाई, मैंने ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं और आज मैं इतना दिल बर्दाश्ता था कि अगर आप मुझे वहाँ बैठा के ना समझाते ना तो मैंने घर आके पहला काम सुसाइड ही करनी थी। आप यकीन माने उसका वो मैसेज मिला और मेरी आंखों से आंसू थे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने कहा या अल्लाह, इतना मैं नकारा आदमी और इतना बड़ा काम ले लिया। देखिए इसका इरादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदला, मैंने नहीं बदला, लेकिन मेरे अल्फाज में वो ताकत दे दी। बड़े लोगों की काउंसलिंग की, किसी ने कभी कोई फीडबैक नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा यार हमें सुन सुन के मज़े लेके चले जाते हैं, कोई बताता ही नहीं है। उसने जब उस दिन बताया तो मेरी दिल की आंखें खुली। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैंने करना क्या लाइफ में। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैंने स्पीकर बनना है। जब आप दूसरों को उनकी पहचान कराने में मदद करते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पहचान कराता है। अब वो लड़का माशाल्लाह अपने सिटी में बीए, एक साल में बीए के पेपर दिए, उसने बीए क्लियर कर लिया, एक प्राइमरी स्कूल चला रहा है। और जो सिटी के मोनोपोलिस्ट हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, तंग हैं, उसको धमकियाँ देने लग गए थे कि जी कत्ल करवा देंगे ये वो। फिर तो हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक अंकल हुआ करते थे वहाँ अच्छी पोस्ट पर, उनको फ़ोन करवा, उनका एसपी को फ़ोन करवाया तो उन्होंने उसको कहा तो मामला कुछ सुधरा। अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए जो किसी के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। दुआ करनी चाहिए उनके लिए। और जब आप दूसरों की पहचान कराने की कोशिश करते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की पावर्स दे देता है। आज ये उसी की सारी क्या कहते हैं नेमत है, अजमत है, ये उसी का सिला है कि आज आप चंद लोग यहाँ मेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं। मुझे लोग बुलाते हैं, मेरी बात सुनते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुई है। लोगों के साथ मदद करें, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उन्हें मदद करें, क्योंकि बाज़ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं हमें नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, क्योंकि हम यूज़ टू होते हैं, कर रहे होते हैं, यूज़ टू हो जाते हैं ना। जब हम कहीं जाते हैं, वो लकड़ी कट रही हो, आरा इतना तेज़ चल रहा होता है, कान बंद हो जाते हैं, कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं। लेकिन वो जहाँ तरखान काम कर रहा होता है उसे नहीं परवाह होती, क्योंकि वो उस आवाज़ का यूज़ टू हो चुका होता है। इस तरह इंसान जो खुद कर रहा होता है ना, उसका यूज़ टू हो जाता है, उसे नहीं पता होता कि यार मेरे अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन दूसरे को नज़र आ रही होती है। हम पता क्यों नहीं बताते? वो यार वो अपने आप को फ़न खा समझने लग गए, कभी हसद कर लेते हैं, और नहीं यार वो कहेगा अच्छा बड़ी चीज़ हूँ मैं, मेरी तारीफ़ कर रहा है। वो यार नहीं यार छोड़ परे, हमें ज़रूर तारीफ़ करनी, अल्फाज आए होंगे, वो छोड़ यार, कल को वो कामयाब हो जाएगा। हसद भी कर लेते हैं, कभी कभार कर लेते हैं ना। तो दूसरों की मदद करें, आप खुद बताएं उन्हें कि यार तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, कमाल की ये चीज़ करती हो, इसको परसू करो, और कल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें पावर दे देगा, तुम्हें ताकत दे देगा, तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन की पावर दे देगा, तुम्हारी आंखें खोल देगा कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियतें हैं। कैसे? टिट फॉर टैट, कर भला हो भला। तो अपने आप को पहचानो, अपने अंदर को पहचानो, अपनी ताकतों को पहचानो, खुद को भी पहचानो और दूसरों की भी पहचान कराने में